हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फील मैथमेटिक्स। जैसा कि अपन लोगों ने किया है बेटा, यहाँ पे आज का पेपर एनडीए का हुआ है। आंसर की मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दी है और ये अभी पेपर सॉल्यूशन वाला काम अपन करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम अपन स्टार्ट करते हैं। काफी कुछ पेपर जो है आपको पहले पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पे, जितने टॉपिक्स है उनमें से, और आगे जो भी क्लासेस में जो बच्चे पढ़े उनमें से सेम आपका पेपर बैठा है बेटा। काफी कुछ हद तक सेम चीजें आएंगी, तो आप देख लेते रहना। और अभी जो सॉल्यूशन कर रहे हैं वो थोड़ा फास्ट करेंगे तो आप एक्टिव रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं अगर अपन, तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो आप एक बार बेटा, सेट बी चल रहा है, आपका कोड बी है मेरे हाथ में। तो आप क्वेश्चंस देखते जाएंगे तो क्वेश्चन में वैसे आपको समझ में आ जाएगा। आपका सेट कोई सा भी हो एबीसीडी में से, आप क्वेश्चन पे फोकस करें कि उसका आंसर क्या है और उसको किस तरह से अपन कर रहे हैं, ताकि फिर आप अपने सेट में जो है उसका आंसर टिक कर देना। तो देखते जाना। NC0 NC0 से NCN तक चलते हैं बच्चे, तो पूरा सम होता है आपका 2 to the power n। लेकिन ये NC0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम NC1। तो अपन क्या कर देंगे, NC1 की वैल्यू इसमें से NC1 से स्टार्ट हो रहा है तो NC0 माइनस करोगे तो 2 to the power n-1 आपका रिजल्ट होना चाहिए। अब 2 to the power n-1 से आप यहाँ पे चेक करेंगे, ये सारी सीरीज जो है आपको दे रखी है वो सारी सीरीज जीपी है, एक्चुअली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही। लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से अपने को किसका आंसर चाहिए, 2 to the power n-1 चाहिए। जैसे फर्स्ट सीरीज में चेक करते हो तो आपका a कितना होगा बच्चे, 2। a की वैल्यू कितनी लिख दूं मैं यहाँ पे, a की वैल्यू हो जाएगी बेटा आपकी 2। फिर लिखोगे r to the power n-1, 2 into r to the power n-1 डिवाइडेड बाय r-1 यानी कि 2-1। तो देखो ये 2-1 से 2 टाइम्स आ जाएगा, तो ये बनेगा 2 to the power n+1 -2। लेकिन आपको चाहिए 2 to the power n-1, तो आपका ऑप्शन सी जो है बेटा इस कैटेगरी में सही हो जाएगा। ऑप्शन बी में आप जो है n+1 टर्म्स रहेंगी, आपको n टर्म्स दिख रही होंगी, लेकिन 2 to the power 0 से स्टार्ट करेंगे तो जीपी जब लगाओगे तो 2 to the power n+1 रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट का आंसर सी। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, सेकंड क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है आपको। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है। इन एक्सपेंशन ऑफ 1 + x to the power 2n, 1 + x के बाद 2n के प्रसार में फर्स्ट और लास्ट टर्म्स जो है उनके कोफिशिएंट्स का सम निकालना है, पहले और अंतिम पदों के गुणांकों का योगफल निकालना है। तो पहला पद जो होगा वो क्या होगा बच्चे, आपका 2nc0 से स्टार्ट होगा गुणांक कोफिशिएंट, और लास्ट वाला क्या रहेगा आपका, लास्ट वाला होगा 2nc2n। n में से 0 ऑब्जेक्ट्स का चयन, n में से 0 ऑब्जेक्ट्स को चूज करना 1 वे होता है। ऐसे n में से n वेज को, यानी कि टोटल 2n है, 2n में से 2n को चूज किया तो उसका भी 1 वे, 1 + 1 मिला के कितना हो गया 2। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया, तो सॉरी यहाँ देखना बेटा एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 की बात अपन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस नहीं रहा है, मैंने सोल्व किया इसलिए देखते जाए हम। किसी एपी का पहला पद 2 और पहले 5 पदों का योगफल बाद वाले 5 पदों के योगफल का 1/4 के बराबर है, तो पहले 10 पदों का योगफल क्या है। तो आपको कुछ नहीं करना है। देखो मैं यहाँ पे स्टेप्स करी हुई है, मैं दिखा देता हूँ बच्चे आपको, इसमें आपको कुछ नहीं करना, एक बार देख लीजिएगा, मैं करके दिखा देता हूँ आपको बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात, आपको एपी दे रखी है, ध्यान से देखें आप। एपी में आपको सीधा सा है कि ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2, वैल्यू ऑफ ए इज 2। और इसके बाद देखें शुरुआत के जो 5 टर्म्स हैं वो ऐसे लिखेंगे कि 5 टर्म्स में आप लिख के देखना, 5 टर्म्स में a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d ऐसे रहेगा। तो a तो हो जाएगा 5a, और जब आप इनको कैलकुलेट करोगे तो d + 2d + 3d + 4d यानी कि ये हो जाएगा आपका 10d। तो ये जो सम है फर्स्ट 5 टर्म्स का, ये 1/4 टाइम्स है नेक्स्ट 5 टर्म्स के सम का। तो नेक्स्ट 5 टर्म्स जो लिखोगे, 5 टर्म के बाद जब 6 टर्म लिखेंगे तो a + 5d से स्टार्टिंग होगी, और a + 5d से स्टार्ट होंगी तो 5 है तो ये रहेगा ही रहेगा, और 6d 7d। तो आप स्टार्ट करोगे, 6 टर्म लिखा तो 5d 6d 7d 8d 9d, इनका सम करना है। तो इनका सम करोगे तो आपको मिलेगा बच्चा ये 36d, ये 35d मिलेगा, सॉरी 36d नहीं 35d आपको मिल जाएगा। तो यहां से देखें a की वैल्यू आपको 2 दे रखी है, तो ये तो हो गया 10, 4 को इधर लाके मल्टीप्लाई किया अपन ने, 4 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो 4 को इधर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 40 + 10d यानी कि 40d। 40d इज इक्वल टू 10 + 35d। इस 10 को इधर भेजोगे, 30 इज इक्वल टू -5d एंड d इज इक्वल टू -6। d आ गया, a आ गया। यू हैव टू कैलकुलेट सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ 10 टर्म्स। तो s10 इज इक्वल टू n/2, 10/2 2a, 2a का मतलब 2 × 2 + n-1 इंटू d इज नथिंग बट -6। तो ये हो गया आपका 5, 4 -54 यानी कि -50 × 5, -50 × 5 करोगे -250 बेटा आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, -250 यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर ले बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एज सच ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। यदि किसी जीपी के प्रत्येक पद को समान शून्येतर संख्या से गुणा किया जाए तो परिणामी अनुक्रम भी जीपी होगा। मैंने करवाया था एपी में, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड चारों के लिए जो है यूट्यूब पे देख लीजिएगा आप, जो है सीक्वेंस एंड सीरीज में जाके आपको मिल जाएगा, मेरी प्रॉपर्टीज करवाई हुई है। एपी होती तो एपी में प्लस माइनस के लिए भी होता है, लेकिन यहाँ पे केवल मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए होता है। तो आपका पहला ऑप्शन भी सही है और डिवाइड के लिए भी सही होगा। सेकंड वाला यही है कि अगर आप डिवाइड करते हो तो भी जीपी ही बनेगी क्या, रिजल्टेंट सीक्वेंस, दिस विल बी जीपी। तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही होंगे, यानी कि स्टेटमेंट सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। यदि अंकों की पुनरावृत्ति, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात अपन कर रहे हैं। यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो तो 1 2 3 4 5 का प्रयोग करके कितनी 5 अंकीय प्राइम नंबर्स बना सकते हैं। इंग्लिश वाले देखते जाना बेटा साथ साथ। प्राइम नंबर्स, तो 1 2 3 4 5 को लेके मुझे 5 डिजिट्स की ही प्राइम नंबर बनानी है। तो क्लियरली मेरे को दिख रहा है कि ऐसी कोई प्राइम नंबर नहीं होगी जो इनमें से किसी से भी डिवाइड नहीं होगी। आप बना के देखिएगा तो डी आएगा आपका, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 0। नेक्स्ट देखिए, यदि f ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू दिस, देन fx आपको फाइंड करना है। देखिए बच्चे इसमें ध्यान से, fx प्लस 1 की वैल्यू ये है और आपको यहां से fx बनाना है। तो अपन क्या कर सकते हैं, देखो जब फंक्शन में आपको पता है, अगर मैं कहता आपसे फाइंड वैल्यू ऑफ f ऑफ 2, अगर मैं कहता यहाँ पे कि वैल्यू फाइंड करें f ऑफ 2 की, तो आप x की वैल्यू 1 पुट कर देते, यस और नो। अगर x की वैल्यू 1 पुट करते तो यहाँ पे x की जगह 1 पुट करके आप वैल्यू कैलकुलेट कर लेते। अब आपको यहाँ से f ऑफ x चाहिए, तो आप बताइए मैं क्या रखूं। यहां से दिख रहा है अपने को क्लियरली कि आप x के प्लेस पे क्या रख दोगे बच्चे, x माइनस 1 रख दोगे। तो x माइनस 1 रखने से ये माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा और f ऑफ x बच जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूं, fx को रिप्लेस कर देता हूं। देखो बच्चे ये किया हुआ है, fx को रिप्लेस कर दूं मैं, तो ये f ऑफ x माइनस 1 बन जाएगा। देखें यहाँ पे f ऑफ x माइनस 1 यहाँ पे रखोगे आप, तो f ऑफ x माइनस 1 रखा, तो x स्क्वायर की जगह, x स्क्वायर की प्लेस पे क्या रख देंगे बच्चे, x स्क्वायर की प्लेस पे आप रख दीजिए x माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर की प्लेस पे अगर x माइनस 1 रखते हैं तो ये बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 2, माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1, और साथ में क्या लिख दूं मैं यहाँ पे, प्लस 2। तो इसको जब सोल्व करोगे आप तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात अपन करते हैं बच्चे। 7 इज अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। आपको दे रखा है कि एक्स स्क्वायर एक्स और माइनस 8, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 8 एपी में है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अगर एपी में टर्म्स होती है तो बच्चे आपको पता है अच्छे से, 2x इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू a प्लस सी लिखेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 8। यहां से देखो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। फैक्टर्स करोगे, यहां से फैक्टर्स करेंगे बच्चे तो माइनस 4 और प्लस 2 फैक्टर्स हो जाएंगे आपके, माइनस 4 और प्लस 2। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। x कॉमन लिया तो x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 4। तो फाइनली दो वैल्यूज आ जाएगी x की, एक तो x इक्वल टू माइनस 2 और एक आ जाएगा x इक्वल टू 4। हेंस आंसर इज सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। किसी जीपी का तीसरा पद 3 है, इसके पहले 5 पदों का गुणनफल क्या है। द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 3, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स 5 टर्म्स, फर्स्ट 5 टर्म्स। तो आपको क्या करना है, थर्ड टर्म ऑफ जीपी क्या होता है, AR स्क्वायर इक्वल टू 3। थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज AR स्क्वायर इक्वल टू 3। थर्ड टर्म ऐसे लिखते हैं बेटा AR टू द पावर n माइनस 1 से। और आपको क्या करना है, फिफ्थ टर्म 5 टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो देखो क्या होगा 5 टर्म्स, AR स्क्वायर AR क्यूब AR की पावर 4। तो A इंटू A को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, A टू द पावर 5, और R का देखो यहाँ पे पावर से ऐड हो जाएंगी, R टू द पावर 1, 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 प्लस 3 6, और 6 प्लस 4 10, यानी कि A टू द पावर 5 R टू द पावर 10। आपको जो वैल्यू दे रखी थी AR स्क्वायर इक्वल टू 3 दे रखी, तो AR स्क्वायर इक्वल टू 3 से आपको ये बनाना है A टू द पावर 5 R टू द पावर 10। तो आप क्या करें, यहाँ पे 5 पावर कर दे, तो इधर भी 5 पावर इधर भी 5 पावर, तो दोनों साइड 5 पावर करोगे तो सीधी सी बात है आपको मिल जाएगा ये, दोनों साइड 5 पावर किया तो इधर तो क्वेश्चन और इधर 3 टू द पावर 5 की वैल्यू जाएगी 243। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 9। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, तृतीय कोटि के एक सारणिक की IV और JV पंक्ति के स्तंभ में यह है के बराबर है, सारणिक का मान क्या है। आपको एलिमेंट के लिए दे रखा है कि एलिमेंट जो है वो आपका 2 इंटू I प्लस J है, यानी कि आप I की वैल्यू रखोगे और J की वैल्यू रख के एक डिटर्मिनेंट ऑब्टेन करेंगे। तो देखो मैंने एक डिटर्मिनेंट बना दिया है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो I की वैल्यू भी 1 J की वैल्यू भी 1। ऐसी सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, I की वैल्यू 1 J की वैल्यू 2, I की वैल्यू 1 J की वैल्यू 3। तो आप यहाँ पे वैल्यूज रख के और ये एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे। जब इसको फाइनली आप एक्सपेंड करेंगे और सोल्व करेंगे यू विल गेट 0। तो ऑप्शन 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 10। देखिए बच्चे
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 ये है आपका कि 2, 4, 6, 8 का प्रयोग कर 4 भिन्न अवयवों वाले सभी संभव सारणिक बनाए जाते हैं, ऐसे सभी सारणिकों के मान का योगफल क्या है। तो सीधी सी बात है, अगर आपको पता है कि डिटर्मिनेंट्स में अपन बात करते हैं कि वहां पे ऑर्डर सेम होता है बच्चे, रोज और कॉलम्स के नंबर हमेशा सेम रहेंगे इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट। सारणिक के केस में हमेशा जो है नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। तो यहाँ पे देखें 2, 4, 6, 8 का प्रयोग करें, यानी कि 4 अवयव हैं, तो 4 अवयव से केवल एक ही ऑर्डर पॉसिबल है 2/2, लेकिन इस 2/2 में भी आप इनके अरेंजमेंट्स कर सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, आप सोल्व करके देखोगे, जब सारों को आप ऐड करोगे तो ये आंसर हो जाएगा आपका D0। अब देखिए बेटा थोड़ा सा जल्दी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिएगा, ये सर्कल दे रखा है, कोई बताने लायक सवाल नहीं है। सर्कल की रेडियस आपको फाइंड करनी है। मैंने अच्छे से, आपको पता होगा, देखें आप चैनल पे और देखें अच्छे से, अगर नहीं देखा है तो। मैंने कहा था कि x² और y² का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, इक्वल। x² और y² का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए बच्चे, इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल है 4 और 4 दोनों दे रखा है। अब रेडियस फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप रेडियस के लिए सबसे पहले 4 से डिवाइड करोगे, तो 4 से डिवाइड किया तो आपका ये कोफिशिएंट बन जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगी x² + y² - 5x + 3y - 15/4 = 0। तो फाइनली रेडियस क्या होती है, g² + f² - c। g अपन इसका आधा करके निकालेंगे, f² इसका आधा करके निकालेंगे और c की जगह रिप्लेस कर दोगे। फाइनली यू विल गेट 7/2 एंड 7/2 इज नथिंग बट 3.5 इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12। ये एक समांतर 3 क्रमागत शीट से बहुत बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अपन अच्छे से पता है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट एट मिड पॉइंट। कोई भी पैरेललोग्राम जो होता है उसके डायगोनल्स मध्य बिंदु पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसका मध्य बिंदु इन दोनों वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का मध्य बिंदु इक्वल टू इन दोनों वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का मिड पॉइंट। तो आप यहाँ पे दोनों के मिड पॉइंट्स इक्वल करके ए और बी की वैल्यूज निकाल ले। बहुत बार किया है बच्चे, अपन ने बार 3-4 बार किया था, है ना। ठीक है, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 13 देखें आगे। क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर देख लीजिएगा बेटा। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है आपका, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, 13 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 अगेन इजी क्वेश्चन। 13 देखें, रेखाएं y बराबर पर परस्पर लंब है, तो दोनों लाइंस जो है, आपको क्वेश्चन कह रहा है कि बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो परपेंडिकुलर होता है तो आपको अच्छे से पता है, इनको एक फॉर्मेट में ले लिया मैंने, px + y - 1 = 0 लाइन लिख दी है। सेकंड लाइन आपकी है माइनस का qx + y - 2 = 0। ठीक है भाई, देखिए आगे नेक्स्ट वन। तो क्या होता है फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, अगर परपेंडिकुलर होती है तो अपने को पता है cos थीटा में a1 a2 + b1 b2 = 0 होगा। तो a1 a2 + b1 b2 0 कर देंगे। p को -q से किया तो -pq और b1 b2 को किया तो +1 = 0। फाइनली यू विल गेट pq = pq - 1 = 0। तो pq - 1 आपका क्या हो जाएगा, ये 0, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यस और नो, सही है क्या। देखो आगे नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 14, सवाल नंबर 14 देखना बेटा। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको कह रखा है कि ए बी और सी जो है ये तीनों एपी में, सरल रेखा में, उसमें ए बी और सी जो है वो किस में है, एपी में। तो अगर एपी में है तो इसके लिए देखो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा एक बार, यहाँ पे एबीसी अगर एपी में है तो सरल रेखा x + रूबी y + c = 0 हमेशा एक नियत बिंदु से होकर गुजरेगी। यह नियत बिंदु है, आपको बताना है। डायरेक्टली अपन ऑप्शन से चेक कर लेंगे कि किस ऑप्शन से ये जो है लाइन पास कर रही है। तो आप देख सकते हैं क्लियरली, अपने को ये कंडीशन लानी होगी कि आप पॉइंट रखो, उसके बाद 2b = a + c आना चाहिए। चेक करें, ऑप्शन 0,0 रखोगे तो ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा, c = 0 आ जाएगा। सेकंड वन -1,1 रखा तो ये बनेगा आपका, देखो माइनस का a प्लस का 2b + c = 0। तो मुझे यहाँ से 2b = a + c आते हुए नहीं दिख रहा है। थर्ड वन 1, -2 इससे भी नहीं आएगा। आपका ऑप्शन डी जब यहाँ पे रखोगे, x की जगह 1 रखा तो ये बन जाएगा आपका a + 2b, है ना, + c = 0। तो आप यहाँ से मिल जाएगा आपको 2b = a + c। भाई आप यहाँ पे देखो y की जगह -1 रखोगे तो ये -2b बनेगा। तो -2b बनेगा तो -2b को उधर भेजोगे तो प्लस का 2b हो जाएगा, प्लस का 2b = a + c हो जाएगा, यानी कि 1, -1 आपका पॉइंट हो जाएगा। यस और नो। नेक्स्ट वन देखो आगे, 15th क्वेश्चन नंबर 15। किसी दर्पण रेखा द्वारा -4, बिंदु का प्रतिबिंब 4, -2 है तो दर्पण रेखा का समीकरण क्या है। पहली बात, अगर आपको ध्यान रहा हो तो ये बहुत अच्छे से इमेज ऑफ द पॉइंट पढ़ते हैं अपन। इमेज ऑफ पॉइंट में क्या होता है, -4,2 पॉइंट यहाँ पे है, इसकी इमेज मैंने नीचे दे रखी है मुझे 4, -2। आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो आपने मिरर बनाया है, जो दर्पण बनाया है। तो आपको पता है अच्छे से, पहली बात तो कि मैंने आपको बताया था कि जब x कोऑर्डिनेट भी चेंज हो जाए और y कोऑर्डिनेट भी चेंज हो जाए तो लाइन आपकी ओरिजिन से पास करेगी।
ये हमेशा ध्यान रखें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट में पढ़ाया हुआ है बच्चे, देखें आप चैनल पे भी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो लाइन इस टाइप से होगी पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो पासिंग थ्रू ओरिजिन होगी तो अपन कैलकुलेट कर ले, उसके लिए क्या कर लूं मैं, मुझे पता है कि ये लाइन और ये लाइन, ये जो इमेज वाली लाइन है आपकी प्रतिबिंब वाली, ये और ये जो दर्पण, ये दोनों आपस में लंबवत होंगे। तो मुझे पता है मैं इसके दोनों पॉइंट्स दे रखे हैं, इसका स्लोप निकाल लूं, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 से इसका स्लोप आ गया बच्चे आपका -1/2, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 हो गया 2 माइनस ऑफ -2 प्लस 2 अपॉन 4 प्लस 4, x2 माइनस x1। तो आपका स्लोप आएगा -1/2 इस जगह से। तो अगर ये -1/2 है बच्चे आपका, 4/-8 इज -1/2, तो आप इसको रिवर्स करेंगे फॉर परपेंडिकुलर लाइन स्लोप, इसकी लंबवत रेखा का ढाल निकालने के लिए। तो लंबवत के लिए या परपेंडिकुलर के लिए क्या करना होता है, उल्टा करके आप निगेटिव कर दो। तो उल्टा करके निगेटिव किया तो +2 इसका स्लोप आ जाएगा, y माइनस y1। फिर इक्वेशन लिखनी होगी अपने को, क्या लिख देंगे इक्वेशन से, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो फाइनली यू विल गेट 2x इज इक्वल टू y, और आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। 2x इज इक्वल टू y एंड यू विल गेट ऑप्शन बी इज करेक्ट। यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। 16 में कुछ भी नहीं है बच्चे, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल टू π/2। यस, यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं होती। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जब अपन पढ़ते हैं तो इनकी डोमेन में जब लिखते हैं तो डोमेन में अपन लिखते हैं ऑल रियल नंबर्स, और उधर लिखते हैं इसके लिए tan इनवर्स के लिए तो क्या लिखते हो, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, और कोट इनवर्स के लिए लिखते हो ओपन इंटरवल 0 से π। तो यहाँ पे तो अपने को सीधा सा पता है कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। ठीक है बेटा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन, tan a इज इक्वल टू 1/7। क्वेश्चन नंबर 17, tan a इज इक्वल टू 1/7 देन cos 2a विल बी इक्वल टू, सीधा सा है, अपने को पता है, बहुत अच्छे से आता है सब बच्चों को। cos 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया 1 माइनस 1/7 का स्क्वायर 1/49, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मतलब 1 प्लस 1/49। सोल्व इट आउट, सोल्व करोगे तो आपको 24/25 ये मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट वन, ये देखें बच्चे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल का क्वेश्चन है, करा हुआ है क्वेश्चन है बेटा क्लास में, और यहाँ पे अपने चैनल पे सब जगह पे देखेंगे आप तो मिलेगा आपको ये क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन में, एक त्रिभुज की भुजाएं एम एन और √m² प्लस n² प्लस mn है। द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर mn √m² प्लस n² प्लस mn। इस त्रिभुज के न्यून कोणों का योगफल क्या है। देखो क्वेश्चन कितने तरीके से घुमा के पूछा है। हमने जो क्वेश्चन किया है उसमें निकाला हमने कि ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा, अधिक कोण कितना होगा। तो मैंने बताया था कि ट्राइंगल में प्रॉपर्टी होती है कि जो साइड सबसे बड़ी होगी उसके ऑपोजिट जो एंगल होता है वो एंगल सबसे बड़ा होगा। तो ये वाली साइड सबसे बड़ी, तो इसके ऑपोजिट एंगल क्या होगा, सबसे बड़ा। तो मैंने वो एंगल निकाला, उसके लिए क्या लगाओगे फॉर्मूला, a² प्लस b² माइनस c² अपॉन 2ab cos थीटा वाला। तो आपको फाइनली एंगल मिल जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल से -1/2, यानी कि cos थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 120। देखें यहाँ पे cos थीटा, एक बार देख लेंगे बच्चे, मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे देखें cos थीटा जो है, cos थीटा हम लिखते हैं बच्चे, यहाँ पे देख लीजिएगा, cos थीटा क्या लिखते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे साइड्स की बात करनी होती है बच्चे अपने को। cos थीटा इज इक्वल टू, ध्यान दे और समझे बात, cos थीटा होता है a² प्लस b² माइनस c² अपॉन 2ab, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू, ये जो c होता है वो इस एंगल के ऑपोजिट वाली साइड होती है। तो अगर मैं लार्जेस्ट एंगल निकाल रहा हूँ तो मुझे लार्जेस्ट साइड इधर रखनी होगी, तो m² n² छोटी साइड से, जबकि रूट ओवर m² प्लस m² n² वो सबसे बड़ी है। तो ये देखो ये ऐसे लिखने में आ जाएगा बेटा, डिवाइडेड बाय 2ab का मतलब c को छोड़ के दूसरी वाली साइड m और n। तो देखो ये m² से m² कट रहा है, n² से n² कट रहा है। फाइनली यू विल गेट cos थीटा इज इक्वल टू -1/2, यानी कि थीटा आपको क्या मिल रहा होगा बच्चे 120। तो अगर इस एंगल, एक एंगल 120 डिग्री है तो रिमेनिंग जो दो एंगल्स है उनका सम कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है बच्चे 180। तो 180 में से 120 डिग्री हो गया तो आपको कितना मिल जाएगा 60 डिग्री। फाइनली देखो आगे बढ़ते हैं बच्चे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 आपका हो गया है। तो सम ऑफ न्यून कोण, एक्यूट एंगल्स का जो सम है वो एक्यूट एंगल्स का सम आपको मिल जाएगा बच्चे 60 डिग्री। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बच्चे, ये वही सेम, दो एंगल्स और उनके बीच का एंगल, दो साइड्स और उनके बीच का एंगल क्या लिखते थे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लिखते हैं, देखें कोई सी भी दो साइड्स 1/2 AB अगर मैं लेता हूं तो AB जो साइड्स है उनके बीच का एंगल कितना होगा sin C।
तो आपको सब दे रखा है, दो साइड्स दे रखी हैं 10 और 4 और एंगल दे रखा है सी का 30 डिग्री। तो आपको यहाँ पे सी का एंगल मिल जाएगा, तो sin 30 से आप निकालेंगे बच्चे। देखिए बेटा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात अपन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दे रखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। a बराबर 135, अगेन सेट में मैंने अच्छे से बताया क्या दे रखा है बच्चे आपको, a बराबर 135 और b बराबर क्या दे रखा है 247, तुल्य समुच्चय इक्वल सेट्स है। इक्वल सेट्स नहीं हो सकते क्योंकि एलिमेंट्स अलग अलग है, तो नहीं होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन स्टेटमेंट ए इज 1 इज रॉन्ग। सेकंड a बराबर 159, b बराबर 15599। मैं आपको पता होगा ये कि सेट्स में क्या होता है, कभी भी रिपीटिशन अलाउड नहीं होता है, एलिमेंट को एक ही बार लिखना होता है। क्वेश्चन बनाने के लिए वो आपको लिख के देंगे, मैंने कहा था, और आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो ये दोनों सेट्स जो है सेम एलिमेंट्स हैं, तो दोनों सेट्स इक्वल होंगे। तो आपका केवल स्टेटमेंट 2 सही है, स्टेटमेंट 1 जो है वो फॉल्स है। इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की बात अपन लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, देखिए अगेन अ सिंपल क्वेश्चन ऑन सेट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। अपने को पता है होता है क्या, यस सही है, ऑप्शन स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट, प्रत्येक समुच्चय अपना भी उपसमुच्चय है, यस है या नहीं। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो सबसेट रहेगा क्योंकि 1 2 3 जैसे जितने एलिमेंट्स होते हैं उसको इम्प्रॉपर सबसेट भी बोला जाता है। अगर आपको ध्यान है तो वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है, लेकिन काउंट वो आपका सबसेट ही होगा, यानी कि सेम एलिमेंट वाला भी सेम का सेम जो है उसको भी सबसेट काउंट करते हैं। तो ये भी जो है आपका सही है। स्टेटमेंट थर्ड, यदि किसी समुच्चय में 10 अवयव हैं तो इसके पावर समुच्चय में 1024 अवयव होंगे। हमको अच्छे से पता है। ये कह रहा है क्वेश्चन, इंग्लिश वाले सुन ले, कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन सेट इज 10 देन इन पावर सेट ऑफ दिस सेट देयर विल बी 1024 एलिमेंट्स। तो सीधी सी बात ये है कि अपने को अच्छे से पता है कि पावर सेट जो होता है उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो इसके सबसेट्स के बराबर होते हैं। तो इसके सबसेट्स कितने होंगे बेटे, 2 टू द पावर n, यानी कि 2 टू द पावर 10 सबसेट्स होंगे। और 2 टू द पावर 10 इज नथिंग बट 1024 एलिमेंट्स जो है आपके सेट में होने वाले। तो स्टेटमेंट थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। तो आपसे पूछा गया है कौन से सही है, यानी कि ऑप्शन डी 1 2 और 3 सारे स्टेटमेंट्स जो है करेक्ट है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 22 देखें। मान लीजिए आर एक संबंध है जो एक्स आर वाई के रूप में है। परिभाषित यदि केवल 2x प्लस 3y बराबर 20 और एक्स वाई दोनों नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। एक रिलेशन दे रखा है बच्चे, x और r में 2x प्लस 3y इक्वल टू 20, और आपको बताना है x और y दोनों नेचुरल नंबर है। तो आपको ये बताना है कितने ऑर्डर पेयर एक्स वाई के बन सकते हैं ऐसे। तो अपन देखो यहाँ पे, अगर मैं चेक किया मैंने, अच्छे से देखेंगे बेटा, अगर मैं 1 रखता हूँ इधर x की जगह तो 2 बनेगा। 2 बनेगा तो इधर से आपको क्या चाहिएगा, 18 चाहिएगा। 2 बनेगा तो इधर से क्या चाहिए बच्चे, 18 आपको चाहिए। तो 18 लाने के लिए y की वैल्यू क्या हो सकती है, y की वैल्यू 6 हो सकती है। तो एक तो 1 6 का बनेगा, 2 रखोगे यहाँ पे तो 4 बन जाएगा। 4 इधर बनेगा तो आपको इधर कितना चाहिएगा बच्चे, 16 चाहिएगा। और 3 का ऐसा कोई मल्टीपल नहीं होता जो आपको 16 देगा। तो 3 से ये कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा 2 के साथ, फिर 3 के साथ भी नहीं बनेगा। 4 4 का एक कॉम्बिनेशन बनेगा बच्चे, एक 1 6 का बनेगा, एक 7 2 का बनेगा। एक किसका बनेगा, 7 और 2 का। आप बना के देखिएगा वापस से। अपने को 120 क्वेश्चन करने, इसलिए मैं पूरा प्रॉपर्ली आपको बस हिंट भी दे रहा हूँ और आप समझ भी जाए, इतना काम हो जाए। तो देखो यहाँ से 1 6 4 4 और 7 2, तो ये 3 पेयर्स बन रहे हैं, यानी कि 3 आपके ऑप्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 23 देखें। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत इजी क्वेश्चन है। वापस से, एक फलन जो है, एक फंक्शन जो है वो डिफाइंड है फ्रॉम जेड टू जेड। जेड मतलब इंटीजर्स, तो इंटीजर टू इंटीजर डिफाइंड है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू, आप लिख रहे हैं यहाँ पे एक्स प्लस 1, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अगर आप लिखते हैं, देखें ध्यान से, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, और क्वेश्चन कहता है कि ये जो है एक ही होने के साथ साथ आच्छादक भी है, यानी कि 1 1 एंड ऑन 2 है ये। तो आप कहेंगे कि 1 1 एंड ऑन 2 होगा, सही बात है, क्योंकि जेड टू जेड में ऐसा कोई इंटीजर इधर नहीं रहेगा। तो हर जेड के करस्पॉन्डिंग एक तो आपको दूसरा इंटीजर मिलने वाला है। 1 + 1 करोगे तो आप उसमें ना, तो सबके लिए 1 1 तो रहेगा, लेकिन साथ साथ में ये फंक्शन आपका क्या रहेगा, ऑन 2, क्योंकि एक भी एलिमेंट नहीं होगा जो इधर छूट जाएगा। बट इधर आ जाए, अगर अपन बात करें एन टू एन में, कि अगर मैं नेचुरल नंबर्स जो है यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स में निगेटिव वैल्यूज नहीं आएगी बच्चे। तो निगेटिव वैल्यूज नहीं आएगी तो हमेशा यहाँ से y की वैल्यू आपकी पॉजिटिव रहेगी। तो y की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, तो यहाँ से अपन कह सकते हैं एक एक ही है किंतु आच्छादक नहीं है, एक एक ही है किंतु आच्छादक नहीं है। तो ये सही बात है। क्यों सही है, क्योंकि जब आप x की वैल्यू 1 रखोगे तो आपका भाई नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। तो आप 1 जैसे ही रखोगे तो आपको राइट हैंड साइड पे, यानी कि y वाले साइड में, जैसे अपन मैपिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको देखो y में, आपको y वाली साइड में स्टार्टिंग का पहला एलिमेंट ही 2 मिलेगा बच्चे।
1 रखोगे तो यहाँ पे 1 भी अवेलेबल है, तो 1 आपका छूट जाएगा, तो 1 छूटेगा, तो इसलिए ये नेचुरल नंबर में किंतु अचानक नहीं है, ये बात सही है आपकी। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे लिखा है कि जेड इनवर्स का बार, देखें क्वेश्चन नंबर 24, जेड इनवर्स का बार आपको बताना है कि जेड इनवर्स का बार वो जेड बार की पावर -1 होता है। अगर इसका दोनों को इंटरचेंज आप कर सकते हो, इसका बार लिख दो या फिर इसका बार लिख लो, जेड इंटू जेड इनवर्स 1/z बन जाएगा, जेड इनवर्स 1/z बनेगा, तो वो तो कट के जेड अपॉन 1/z होगा, तो 1 हो जाएगा। या फिर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में रेशनलाइजेशन करके करना होगा, तो मोड जेड का स्क्वायर तब होता है जेड इंटू जेड बार बराबर जेड इंटू जेड बार करते हैं प्रॉपर्टी वाइज, तो जेड इंटू जेड बार मोड जेड का स्क्वायर होता है। तो यहाँ सीधे सा है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन ए इज सही है ना। नेक्स्ट 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 इज अगेन सिंपल क्वेश्चन, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। जब स्टार्ट करते हैं कॉन्जुगेट के लिए तभी अपन ये बात करते हैं। देखें ध्यान से, जेड और जेड बार दो है आपके पास, कि एक सम्मिश्र संख्या जेड, एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, उससे रिलेटेड आपको क्या रखा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर और इसके जो कॉन्जुगेट होगा इसका, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो एक इमेजिनरी नंबर होगा, एक अधिकल्पित संख्या होगी। क्या होता है देखो, यहाँ देखिए ध्यान से, मैं आपको दिखाऊं। जेड अगर आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चे, जेड इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई, ठीक है, और जेड बार क्या होगा इसका कॉन्जुगेट, तो जेड बार क्या लिख देंगे x माइनस आयोटा वाई। तो आप जेड प्लस जेड बार जब करेंगे बच्चे तो ये आपको हो जाएगा 2x, और अगर जेड माइनस जेड बार आप करते हैं तो ये आपको मिलेगा, जेड माइनस जेड बार अगर आप करते हैं तो ये मिलेगा आपको 2 आयोटा वाई। तो जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस तो इमेजिनरी नंबर है, और जो सम होगा वो आपका रियल नंबर है। तो आप देख लें स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट आपको गिवन है कि देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है बच्चे कि जेड और इसके संयुग्म का अंतर एक अधिकल्पित संख्या है, सही है, एंड डिफरेंस क्या है आपका इमेजिनरी नंबर, और इनका जो सम है वो एक रियल नंबर है, सही है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट वन देखें, ये आयोटा टू द पावर 2n प्लस 1, यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 पे ध्यान से, सम्मिश्र संख्या आयोटा टू द पावर 2n प्लस 1 का मापांक क्या है जहां n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। तो सीधा सा आपको पता है n के वैल्यूज आप पुट करके देखें, कोई सी भी वैल्यू पुट करोगे आपको मिल जाएगा सीधा सा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर पे, दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो मैं आपको मिली जो है आयोटा की वैल्यू सोल्व करने पे मिल रहा है आपको -1, तो -1 का मॉडुलस भी -1 ही होता है। नेक्स्ट वन, इसको एक बार स्किप करेंगे बेटा 27 को, क्वेश्चन नंबर 28 पे आइएगा। एक बार में आपके लिए जल्दी से जल्दी तैयार किया हुआ है, तो कुछ एक क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन ही है, ज़्यादा नहीं है, तो वो बाद में करने के हैं, तो अभी देख लेंगे अपन उनको, अभी आप इनको देखते जाइएगा। यदि समीकरण इसका एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है तो k का मान क्या है, ये बताने लायक क्वेश्चन है। कि बच्चे अपने को अच्छे से पता है कि इफ a इज इक्वल टू सी, कंडीशन लगाते हैं अपन, रूट्स अंडर पर्टिकुलर कंडीशन, विशिष्ट स्थितियों में मूल की बात जब करते हो तो आप लिखते हो कि a इज इक्वल टू सी, देन अल्फा इंटू बीटा विल बी इक्वल टू 1, यानी कि आपको पता है कि c बटा a बराबर क्या होगा 1, तो c बराबर क्या होगा a होगा। तो आपका c कितना है यहाँ पे k, और a आपको दिख रहा है 5, तो डायरेक्टली कंपेयर कर लोगे तो k इज इक्वल टू 5। रूट्स विल बी रेसिप्रोकल या मूल व्युत्क्रमानुपाती हो तो a और c का मान हमेशा क्या होता है बराबर, तो a इक्वल टू सी। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 29, ये वापस से देखो क्लास का क्वेश्चन है करवाया हुआ। 8 खिलाड़ियों में से 5 खिलाड़ियों की एक टीम को कितने प्रकार से चुना जा सकता है ताकि किसी विशेष खिलाड़ी को शामिल नहीं किया जाए। अब देखो 8 खिलाड़ी थे, उनमें से 5 का चयन करना है बच्चे, तो क्या होता है साथ में लिखा हुआ है कि वन पर्टिकुलर प्लेयर इज नेवर टू बी सिलेक्टेड, यदि एक पर्टिकुलर खिलाड़ी को कभी भी शामिल नहीं किया जा सकता है। यानी कि 8 में से अब कितने रह गए, एक को हटा दिया तो 7 ही रह गए, 7 में से टीम के लिए कितने खिलाड़ी चाहिए 5, तो आपने 7c5 लगा दिया, 7c5 से आपको आंसर मिल जाएगा 21, 7c5 से आपको आंसर मिल जाएगा बच्चे, यहाँ से 7c5 को रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तो 7c5 हो जाएगा आपका 7 इंटू 6, नीचे 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, 7 माइनस 5 2 फैक्टोरियल 2, तो 2 से काटा 3 बार, 7 इंटू 3 हो जाएगा 21, तो 21 इज आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। यस और नो? ठीक है बेटा, देखो आगे नेक्स्ट वन, ये बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन है बच्चे। ये देखो, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस 4x स्क्वायर, इट कैन बी रिटन इज 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यस और नो? इसको आप लिख सकते हैं कि 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर जैसे करेंगे वैसे ये पावर कितनी हो जाएगी 10, पावर 10 हो गई। आपको मिडिल टर्म का कोफिशिएंट पूछा है, मध्य पद का गुणांक, जो पावर इवन है इसकी सम है, तो n/2 प्लस 1 टर्म क्या होगी, मध्य पद होगा, n/2 प्लस 1 पद क्या होगा, मध्य पद होगा। तो यानी कि
पद कौन सा होगा, छठा पद, तो छठा पद यहाँ लिखेंगे T6, तो T6 क्या लिखोगे, उसका कोफिशिएंट 10C5 और फर्स्ट टर्म जो है आपकी, तो ये 2⁵ इसका साथ में रहेगा। एनसीआर में लिखोगे ना फर्स्ट टर्म की पावर n-r, तो 2⁵ साथ में रहेगा, तो इसको कैलकुलेट करोगे आप 2⁵ के साथ मल्टीप्लाई करके, फाइनली यू विल गेट 8064। ऑप्शन ए इज करेक्ट। यस और नो, कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 31 की बात चल रही है। tan x इज इक्वल टू -3/4, x द्वितीय चतुर्थांश में sin x cos x का मान क्या है। बहुत इजी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या करना होता है बच्चे इस कैटेगरी में, आपको यहाँ से न्यूमेरिकल वैल्यूज लेनी होती है, 3 और 4। परपेंडिकुलर 3 हो गया, बेस आपका 4 हो गया, लंब जो है 3 है, वो आधार कितना है 4, तो लंब आधार दोनों मिल गए, तो कर्ण या हाइपोटेन्यूज 5 हो गया है। बस द्वितीय चतुर्थांश में sin x पॉजिटिव रहेगा, cos x नेगेटिव रहेगा, ये ध्यान रखते हुए sin x तो हो गया आपका 3/5 और cos x हो जाएगा बच्चे आपका 4/5। तो sin x तो हो गया आपका, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में sin x तो पॉजिटिव है, तो ये तो हो गया आपका 4/5, sin x तो सॉरी 3/5 और निगेटिव साइन मैंने इसका पहले ले लिया है, तो निगेटिव 4/5 किसका रहेगा, cos x का। तो फाइनली यू विल गेट -12/25। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर 32, cosec 7π/6। देखिए नेक्स्ट, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर, देखिए क्या दे रखा है इसमें, cosec 7π/6, बहुत इजी क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। sec 5π/3, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी, कर सकते हैं क्या, इसको मैं लिख दूं cosec 7π/6 को क्या लिख सकते हो बेटा, देखें cosec 7π/6, cosec देखेंगे cosec 7π/6 को तो मैं लिख देता हूं पाई प्लस π/6, ऐसा लिख सकते हो। और जो आपका sec जो है sec 5π/3, sec π/3 को क्या लिख सकते हो बच्चे, sec क्या लिख सकते हो 2π माइनस sec 2π माइनस π/3, ये 5π/3 हो जाएगा। देखो कोसेक में पाई प्लस थीटा किया, पाई रहेगा तो कोसेक का कोसेक ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। और सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस आ जाएगा, तो माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होगा आपका पॉजिटिव, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट नहीं, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक निगेटिव, तो यहाँ जाएगा माइनस कोसेक π/6। आगे बढ़े, सेक 2π माइनस थीटा, पाई 2π पे सेक रहेगा, चेंज नहीं होगा, बट फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है, तो सीधा सा रहेगा आपका सेक π/3। कोसेक π/6, कोसेक 30, साइन 30 का उल्टा, साइन 30 का उल्टा का मतलब माइनस आगे ही 2 हो गए, साइन 30 1/2 होता है तो उसका उल्टा हो गया आपका -2 इंटू सेक π/3, कोस 60 का उल्टा, कोस 60 का उल्टा कितना होगा, कोस 60 इज अगेन आपका 1/2, तो 1/2 का उल्टा 2, तो यानी कि फाइनली यू विल गेट -4, -2 इंटू 2 इज -4, तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चे -4। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको डायरेक्टली दे रखा है कि ये 0 है तो x किसके बराबर होगा, सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी -1 और 1। ऑप्शन सी इज करेक्ट। डिटर्मिनेंट्स का बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट वन, 1031, अगेन इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। 1031, 1033 और लास्ट चल रहा है 1059। 1059 को मेरे बच्चे क्या लिख देंगे चेंज करके, 1059 कैन बी रिटन एज 1059 कैन बी रिटन एज 10 90 माइनस 31 डिग्री, और जैसे 90 माइनस 31 लिखोगे 90 π/2 देखा तो 10 किस में चेंज हो जाएगा, कोट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और पॉजिटिव 10, ये चेंज होकर क्या होगा कोट 31, tan थीटा इंटू कोट थीटा क्या बना देगा बच्चे 1, तो सारे एंगल्स चेंज हो जाएंगे और यहाँ से आंसर आपको मिल जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 34 का। अगेन 35 इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन, आप सीधा सा देखेंगे गौर करेंगे आपको आंसर ही मिल जाएगा। कैसे, देखें ध्यान से, अगर मैं थर्ड कॉलम में से x-1 बाहर निकाल सकता हूँ क्या बच्चे, ध्यान से देखें गौर से, थर्ड कॉलम में से आप x-1 बाहर निकाल सकते, थर्ड रो में से, सॉरी थर्ड रो में से x-1 बाहर आ जाएगा सर। और देखें, और इधर से थर्ड कॉलम में से आप x+1 बाहर निकाल सकते हैं, गौर से देखें, थर्ड कॉलम में से x+1 बाहर निकाल सकते हैं सर, और सेकंड रो में से आप x बाहर निकाल सकते हैं। तो देखो एक तो x बाहर आ गया, एक x-1 बाहर आ गया है ना, और एक क्या बाहर आ गया बच्चे, x+1 आपका बाहर आ गया, ये लो। अब देखो ये आगे डिटर्मिनेंट आपका बचा हुआ है जो भी रहा, लेकिन मुझे वैल्यूज किस पे निकालनी है, f(-1) पे, तो f(-1) निकालना है तो बच्चे यहाँ पे क्या पुट करोगे आप, -1, जैसे -1 पुट करोगे x+1 वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। आगे बढ़े, एक आपको निकालना है f(0), जैसे यहाँ पे 0 रखोगे ये पूरी वैल्यू फिर 0 हो जाएगी। फिर आपको निकालना है f(1),
तो एफ ऑफ 1 यहाँ रखोगे तो 1 पे ये फिर 0 हो जाएगा, यानी कि सारा तीनों का ही पार्ट 0 के आंसर क्या दे देगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि 0 आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वन 36 नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चे कि साइन इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 6, यू हैव टू फाइंड कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो अपने को पता है सेकंड आइडेंटिटी होती है अपनी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, पाई बाई 2 के। ये अपनी आइडेंटिटी या सर्वसमीका होती है, दोनों को जोड़ोगे 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 60 प्लस 30, 90 प्लस 30 120 डिग्री हो गया। 120 डिग्री होगा, साइन इनवर्स एक्स 60 डिग्री हो गया, तो एक्स की वैल्यू √3/2 आ जाएगी। तो एक्स आपका √3/2 है, तो आप कह देंगे कि ओनली अ सॉल्यूशन। ठीक है क्या, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखें, क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा बेटा, क्या है क्वेश्चन नंबर 37 में, देखें क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, बहुत इजी क्वेश्चन है, साइन 24 कोस 66 है ना। तो यहां से आपको पता है कि साइन ए प्लस कोस बी साइन ए माइनस कोस बी ऐसे लिखा हुआ है। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे, तो ऐसा लिखने में आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी। ध्यान से देखें एक बार अच्छे से, ये एक्स प्लस वाई और ये एक्स माइनस वाई, तो मैं कर रहा हूँ इनका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये बन गया साइन स्क्वायर 24 माइनस कोस स्क्वायर 66। अब देखो ये उल्टा ले लूँ मैं, माइनस बाहर निकाल लूँ तो ये बन जाएगा आपका, ध्यान से देखेंगे, कोस स्क्वायर 66, इसको मैं इधर ही कर देता हूँ आपके लिए। देखो साइन स्क्वायर 24, ध्यान से देखना बच्चे, साइन स्क्वायर 24 माइनस कोस स्क्वायर 66 डिग्री, ये बन रहा है। आप अगर यहाँ से माइनस कॉमन लेते हो तो बच्चे ये बनेगा कोस स्क्वायर 66 माइनस साइन स्क्वायर 24 डिग्री, ये बनेगा क्या, यस और नो। आपको ध्यान है तो कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी जो होता है, एक आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री में, कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी, ये होता है बेटा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे बच्चे, देखो ये वैल्यू है आपकी, माइनस को आगे रहने दो, आप इसको चेंज करके क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी किया 66 प्लस 24 90 हो गया, और जैसे कोस 90 होगा ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0, मल्टीप्लीकेशन में है दोनों, तो ये कोस 90 हो गया 0, तो आगे कुछ भी बनता रहे अपन देखेंगे ही नहीं, डायरेक्ट आंसर क्या लगा देंगे 0। तो आपका जो है 0 आंसर लगाओगे तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, यस और नो। देखें आगे, ये बहुत अगेन इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 आपको क्वेश्चन कहता है किसी एकांक वृत्त के केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित जीवा की लंबाई कितनी है। क्वेश्चन ये है, देखें ध्यान से, क्वेश्चन है बच्चे आपका कि ये कोई सर्कल है, देखें यहाँ पे कि सर्कल है, वो सर्कल 1 रेडियस का है, तो 1 रेडियस का सर्कल ये आपको अच्छे से आना चाहिए, मैं आपको फिर बता देता हूँ अगर भूल गए हो तो। ये जो है कोण यहाँ पे, अगर आपकी कोई कोण है, वो कोण सेंटर पे जो है वो आपका एंगल बना रही है, सेंटर के सर्कल के सेंटर पे एंगल बना रही है 120 डिग्री। तो यहाँ से जो ये होता है कोड लेंथ ऑफ कोड, वो लेंथ ऑफ कोड होती है बेटा, आपको ध्यान रहा हो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में क्या है 2r sin θ/2, ये आपकी लेंथ ऑफ कोड होती है। अगर नहीं है ध्यान तो मैं आपको डिराइव करके दिखा देता हूँ, एक बार ध्यान से देखें, 1 ही मिनट लगेगा बच्चे, देखें फटाफट। ये आपका कोई सर्कल है ना, इस सर्कल में बच्चे ये कोई कोड ले रहा हूँ मैं, ये कोड यहाँ पे एंगल बनाती है थीटा, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, आपको जो लेंथ ऑफ कोड चाहिए वो ये चाहिए, ये आपकी रेडियस है, ठीक है क्या, ये रेडियस है, ये एंगल अगर θ/2 कर दूं मैं आधा, तो आपको सीधा सा दिख रहा है, ये तो आपका परपेंडिकुलर हो गया, और ये आपका हो गया बेस। तो इस पूरी ए बी की आपको लेंथ निकालनी, इसका नाम रख दूं AD। तो इस ट्राइंगल में क्या लगा दूं मैं, साइन थीटा, तो साइन θ/2 विल बी इक्वल टू AD अपॉन R। तो AD आपको मिल जाएगा यहाँ से R sin θ/2, तो AD आपका R sin θ/2 होगा, तो 2AD जो है डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं वो इसको बाइसेक्ट करता है कोड को, तो आपका 2 टाइम्स होगा, यानी कि 2r sin θ/2 होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2r sin θ/2 जब आप करेंगे, देखिए बच्चे 2r